हाँ तो देखो भाई, आज हम लोग बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण के विषय में जानेंगे हम लोग। तो भाई जीवों का वर्गीकरण जो है, जीवों का वर्गीकरण से पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी तो बायोलॉजी जिस विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो जीव विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसको कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है। तो भाई जिस विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो भाई, बायोलॉजी जो है यह दो शब्द से मिलकर बना है। एक को कहते हैं हम लोग बायो और दूसरा शब्द है लोगस। क्या है भाई? लोगस। तो भाई बायो का मतलब होता है जीवन। क्या मतलब होता है? जीवन। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है। मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवन से संबंधित, सजीव के संबंधित अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो भाई, अब तो हम लोग समझ गए कि सजीव जो है, सजीव का अध्ययन जिसमें हम लोग करेंगे उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे सजीव कौन है? सजीव कौन है? कौन कौन है सजीव? कौन कौन है सजीव? तो सजीव में कौन कौन है, तो इसके लिए हम लोग इसके कुछ लक्षण को देखेंगे। क्या करेंगे भाई? तो कुछ लक्षण को पहचानेंगे। तो भाई पहला श्वसन। क्या है भाई? श्वसन, रेस्पायरेशन। दूसरा है वृद्धि। क्या है भाई? वृद्धि, जिसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रोथ। तीसरा है भाई पोषण। क्या है? पोषण मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है। और पाचन, डाइजेशन। ठीक है। और उत्सर्जन। ठीक है। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इसको कहते हैं, एक्सक्रीशन। और उसके बाद प्रजनन। ठीक है। तो भाई ये सब कैरेक्टर हम लोग जानेंगे। रिप्रोडक्शन, ये सजीव किसको कहेंगे इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। तो सजीव में क्या होता है? जिसमें श्वास लेता है, जो श्वास लेता है या श्वास को छोड़ता है, तो वो कौन करता है भाई? तो सजीव करता है। अर्थात श्वसन का काम कौन करता है? सजीव करता है। उसके बाद क्या है? वृद्धि का काम भी उसमें होता है। क्या है? बेबी से बड़ा बन जाता है तो उसमें ग्रोथ का भी काम होता है। उसको अपने सर्वाइव जीवन को जीवित रहने के लिए क्या करता है भाई? तो भोजन ग्रहण करता है, नहीं, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन लेता है। तो भाई ये पोषण हो गया। उसके बाद भोजन के बाद अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन का काम होता है। तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है? पचाने का काम करता है। उसके बाद सजीव क्या करता है? पचाने का काम करता है। उसके बाद भोज्य पदार्थ को, जो फीकल मैटर है, उसको बाहर निकालने का काम भी करता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। और अपने सदृश बच्चा पैदा करने का को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। तो ये सभी लक्षण किसका है? तो सजीव का है ना। तो हम लोग समझ गए
कि भाई सजीव किसको कहिएगा, तो जो उसमें श्वसन होता है, जिसमें वृद्धि होता है, जिसमें जो पोषण करता है और भोजन को पचाने का काम करता है, और क्या करता है, फीकल मैटर वर्ज्य पदार्थ को निकालने का काम करता है, और अपने सदृश बच्चा उत्पन्न करना, रिप्रोडक्शन का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नहीं, उसको हम लोग कहेंगे सजीव। उसको क्या कहेंगे, सजीव। अब भाई ये तो हम लोग जानते हैं कि सजीव, हम लोग जान गए कि सजीव के कौन कौन से लक्षण है, कैरेक्टर है। अब भाई हम ये जानेंगे क्या जंतु ही केवल सजीव है कि पौधे भी सजीव है। तो भाई पौधे के विषय में भी, चूंकि पौधा भी क्या है, पौधा भी क्या है, पौधे भी सजीव हैं। क्या है, क्या पौधे सजीव हैं, क्या पौधे सजीव हैं? तो भाई इसका उत्तर क्या होगा, हाँ में होगा। क्यों भाई, पौधे में भी सजीव हैं। तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर के विषय में देख लेंगे कि सजीव पौधा क्यों है और कैसे है। तो इसमें क्या है, तो हम सीधा इसका जवाब देंगे कि क्या पौधे सजीव हैं, तो हाँ भाई सजीव है। अब सजीव क्यों है तो उसके विषय में जानेंगे। तो पहला, इसमें भी क्या होता है, श्वसन होता है कि नहीं होता है, रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव है। और दूसरा देखते हैं, वृद्धि भी होता है। छोटा पौधा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब होता है ये भी क्या होता है, वृद्धि का काम करता है। उसके बाद पोषण, ये भी क्या करता है, अपने जीवन को सर्वाइव रखने के लिए क्या करता है, ये पोषण करता है। अपने को जीवित रखने के लिए क्या करता है, पोषण करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन, इसमें भी उत्सर्जन होता है। एक्सक्रीशन का काम क्या होता है, इसमें भी होता है। तो भाई एक्सक्रीशन का काम इसमें फीकल मैटर, इसके लिए कोई जंतुओं में क्या होता है, फीकल मैटर वर्ज्य पदार्थ निकालने के लिए खास अंग होता है, लेकिन पौधे में इसका कोई खास अंग नहीं होता है। यह फलों के द्वारा भी निकाल सकता है, पत्ती के द्वारा भी निकाल सकता है, छालों के द्वारा भी ये निकाल सकता है, या फिर बीजों के द्वारा भी ये फीकल मैटर को निकाल सकता है। और इसमें भी देखते हैं क्या होता है, प्रजनन होता है। पौधे भी क्या होता है, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसमें भी होता है, रिप्रोडक्शन का काम होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई। तो इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात इसका रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है, तो पुष्प के माध्यम से होता है, ठीक है। तो फ्लावर के माध्यम से होता है। तो हम लोग क्या जाने भाई कि सजीव क्या है, सजीव कैसे हो, समझेंगे कि ये सजीव है, ये पौधे सजीव है और जंतु भी सजीव है। अब हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। क्योंकि जीव विज्ञान में को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटेंगे। पहला को कहेंगे जंतु विज्ञान, क्या कहोगे भाई, तो जंतु विज्ञान, ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, है ना। तो जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, तो जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं भाई, तो बॉटनी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जान गए कि भाई जंतु विज्ञान जो है, जीव विज्ञान दो शाखा है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अब भाई जंतु विज्ञान के पितामह कौन है, तो भाई जंतु विज्ञान के पितामह कौन है भाई, तो इसको अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है जंतु विज्ञान के पितामह है। कौन है, जंतु विज्ञान के पितामह है, अर्थात जनक हैं। क्यों जनक कहा गया है भाई, तो इन्होंने एक हिस्टोरिया एनिमैलियम नामक एक बुक लिखा, ठीक है, एक बुक
लिखा, जिसमें 500 प्रकार के, जिसमें 500 प्रकार का जंतुओं के बारे में वर्णन किया। ठीक है, जंतुओं के बारे में वर्णन किया, सिस्टमैटिक वर्णन किया, जिसके चलते हम अरस्तु को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार आपको वनस्पति विज्ञान के जनक, उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान, उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई, तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस, इनको क्या कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने भी, थियोफ्रेस्टस ने भी क्या लिखा, हिस्टोरिया। क्या लिखा, इन्होंने भी एक किताब लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक किताब को लिखा। ठीक है, एक किताब को लिखा जिसमें 500 प्रकार के पौधों का सिस्टमैटिक वर्णन किया। ठीक है, वर्णन किया, इसीलिए इनको थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। अब भाई ये तो हम लोग समझ गया कि भाई थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई आगे क्या देखना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग चर्चा करेंगे। अब भाई ये तो हम जीवधारियों का वर्गीकरण के चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि जंतुओं का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बना कैसे है। तो भाई जंतुओं का शरीर का सबसे छोटी इकाई जो है वह सेल है। क्या है, सबसे छोटी इकाई सेल है। बहुत सा सेल, बहुत सा सेल के मिलने के बाद तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिला तब क्या बन गया, अंग बन गया। क्या बन गया भाई, तो ऑर्गन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ऑर्गन्स बन गया। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलने के बाद ये क्या बन गया भाई, ऑर्गन सिस्टम बन गया। क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जब मिला तो बन गया जीव। तो भाई हमारा कहने का मतलब है कि कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कैसा इकाई भाई, तो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। क्या है भाई, तो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। अब टिश्यू क्या है, बहुत सारे कोशिका मिलने के बाद क्या बना, टिश्यू बना। तो समान कोशिका जब मिला और समान कार्य किया तब वो उसने क्या बना दिया, टिश्यू। अब टिश्यू जो बना तो ये भी क्या हुआ, समान एक ही प्रकार के कोशिकाओं, उत्तक जो है जब मिलेगा तो एक प्रकार का ऑर्गन बना देगा। ये ऑर्गन भी क्या करता है, एक ही प्रकार का ऑर्गन रहेगा। जैसे हाथ का ऑर्गन है तो हाथ का ऑर्गन है तो एक ही प्रकार का ऑर्गन है, तो ये क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम, जैसे क्या है अपने शरीर में, तो है अपने शरीर में क्या क्या है, बहुत सारा सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, नहीं
उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है तो हमारा जीव बन जाता है। क्या बनता है? जीव बनता है। चलिए भाई, अब हम लोग ये जो है, ये तो हम लोग जान लिया कि जीव जो है बना कैसे। अब हम लोग जीवधारियों का वर्णन करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीवधारियों का क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ा। तो अपने ब्रह्मांड में इतना जीव है कि सबका अध्ययन कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो भाई इसके लिए एक कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने कहा कि भाई इसको जब तक वर्गीकरण नहीं करेंगे, जब तक सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन नहीं हो सकता है। इसीलिए कि इन्होंने क्या किया, कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने क्लासिफिकेशन का एक सूत्र दिया। क्लासिफिकेशन का एक सूत्र दिया। कौन था भाई? तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस क्या भाई? कैरोलस लिनियस ने क्या किया? सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन का एक आधार दिया। इसीलिए कैरोलस लिनियस को टेक्सोनॉमी का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है भाई? टैक्सोनॉमी ये क्या है? तो टैक्सोनॉमी विज्ञान, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी का फादर कौन है भाई? तो कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने टैक्सोनॉमी का 3 स्टेप को दिया। क्या दिया? 3 स्टेप। पहला दिया आइडेंटिफिकेशन। पहला दिया क्या भाई? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान। क्या कहा? पहचान। मतलब जंतु जीवों का पहचान कैसे करेंगे ये बताया। आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप क्या दिया? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या भाई? तो क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या गया? क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। मतलब ये पौधे, ये जंतु जो है वो कहाँ है? हवा में है कि पानी में है कि पृथ्वी पर है? तो इसकी पहचान जो है ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। आइडेंटिफिकेशन की पहचान क्या करेंगे? तो उसके बनावट के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर यह आइडेंटिफिकेशन हो गया। और तीसरा जो स्टेप दिया, तो तीसरा स्टेप जो दिया नोमेनक्लेचर। तीसरा दिया नोमेनक्लेचर। तीसरा दिया नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर में नामाकरण। तो भाई नामाकरण कहा कि भाई पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का नाम होना चाहिए। इसी तरह कोई भी जीव जो है वो अगर हम पहचानेंगे तो उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये 3 स्टेप को किसने बताया? कैरोलस लिनियस ने दिया। ठीक है। तो इसीलिए इन्हों को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब भाई ये कैरोलस लिनियस ने एक बुक को लिखा। कैरोलस लिनियस क्या किया? एक बुक को लिखा। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। इसमें इन्होंने जीवों के वर्गीकरण के लिए इन्होंने 2 भागों में बांटा। सिस्टेमा नेचर जो किताब लिखा, तो इन्होंने क्या किया? जीवों को क्या किया? सिस्टेमा नेचर नामक किताब में लिखा क्या कि भाई जीवों को 2 भाग में बांटा। क्या बांटा? तो पहला बांटा पादप जगत। क्या बांटा? पादप जगत, ठीक है, पादप जगत। और दूसरा क्या बता भाई? तो जंतु जगत। क्या बता? जंतु जगत। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए ये तो बताया 3 स्टेप। दूसरा क्या बताया? इसने एक किताब लिखा सिस्टेमा नेचर, जिसमें जीवों को 2 भाग में बांट दिया। पहला भाग को इसने कहा प्लांट किंगडम। क्या कहा भाई? प्लांट किंगडम, ठीक है। और दूसरा कहा एनिमल किंगडम। क्या कहा? एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। तो भाई इन्होंने
जीवों को क्या किया, दो भाग में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, दो भाग में बांट दिया। कैरोलस लीनियस की वर्गीकरण को हम लोग इसी दो भाग में बांटा, तो कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण को हम लोग दो जगत वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये दो भाग में बांटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो जगत वर्गीकरण। कौन भाई किया, दो भगत हाँ, कैरोलस लीनियस ने किया। अब उसके बाद एक कैरोलस लीनियस के बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। एक वैज्ञानिक आए, उसने कैरोलस लीनियस के बाद जो है एक वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने जीवधारियों को कहा कि नहीं, दो जगत में नहीं होगा। इसने क्या कहा कि दो जगत के अलावे भी है, इसको इसने तीन जगत बना दिया है। अर्नेस्ट हैकल ने जीवधारियों को तीन जगत में बांट दिया। क्या भाई, तीन जगत में बांटा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है तीन जगत। तो भाई तीन जगत में बांटा, कौन बांटा, तो अर्नेस्ट हैकल ने बांटा। और ये तीन जगत कौन कौन बता दिया, तो पहला तो प्लांट किंगडम जो था, प्लांट किंगडम कहा, ये तो सही था ही किंगडम। दूसरा एनिमल किंगडम, ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा बनाया गया था, ये भी कहा भी किंगडम, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो कहा प्रोटिस्टा, ये कहा कि नहीं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो इस दोनों के अलावे है। तो कौन कौन है भाई इसमें, तो अमीबा, क्या भाई, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सभी जीव जो है कहा कि नहीं, इससे मेल नहीं खाता है, इसलिए इसके लिए एक अलग जगत बना दिया, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, अब इसके बाद भी एक वैज्ञानिक आया आर एच व्हिटकर। ठीक है, एक वैज्ञानिक आया, इसके बाद किसके बाद, अर्नेस्ट हैकल के बाद। तो आर एच व्हिटकर ने कहा कि नहीं, ये तीन जगत से काम नहीं चलेगा। क्या भाई, तीन जगत से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो इस तीन जगत के अलावे उसका कैरेक्टर मिलता है। तो इसने क्या किया, इसने पांच जगत बना दिया। क्या बना दिया, पांच जगत। वर्गीकरण कब का किया, जीवधारियों का वर्गीकरण को पांच जगत में बांट दिया। ठीक है, बांटा। कौन भाई, तो आर एच व्हिटकर क्या दिया, आर एच व्हिटकर ने क्या किया, पांच जगत में बांट दिया। ठीक है, तो पहला कहा कि प्लांट किंगडम तो होवे करेगा, प्लांट किंगडम क्या है, होवे करेगा किंगडम। दूसरा एनिमल किंगडम भी होवे करेगा, एनिमल किंगडम भी होवे करेगा। और तीसरा कहा कि नहीं, तीसरा भी कहा कि प्रोटिस्टा भी होवे करेगा, प्रोटिस्टा किंगडम भी होवे करेगा। और कहा भाई चौथा ये अलग से दिया, उसका नाम दे दिया मोनेरा। क्या दिया, मोनेरा। ठीक है, और चौथा मोनेरा दे दिया, और पांचवा कहा कि नहीं, इसके अलावे भी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो इस सब के अलावे में इसका कैरेक्टर अलग है, तो उसको कर दिया फंजाई। क्या किया, फंजाई। तो ये जो है आर एच व्हिटकर ने क्या किया कि जीवों का वर्गीकरण जो है वो पांच जगत में बांट दिया। ठीक है भाई, तो आज का क्लास इतने रहेगा। अगला क्लास में हम लोग फिर जो है अगला क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।